नमस्कार साथियों, सामान्य ज्ञान के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे। साथियों, आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर बात करने वाले हैं जो हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। हम बात करने जा रहे हैं साइबर साइकोलॉजी से जुड़े एक टॉपिक जिसका नाम है डिजिटल अकेलापन या डिजिटल लोनलीनेस। तो इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि अंधेरे में एक युवक लेटा है और लगातार मैसेजेस और नोटिफिकेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके आसपास कोई अपना नहीं है। और आज हमारे समाज में लगभग हर व्यक्ति की यही दशा है, डिजिटली कनेक्टेड बट इमोशनली डिस्कनेक्टेड, एंड इमोशनली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वन सेल्फ एंड विद अदर्स। ठीक है, इमोशनली किससे डिस्कनेक्टेड है हम? खुद से और दूसरों से भी। दूसरों से यानी हमारे अपने, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो या फ्रेंड सर्किल हो या इवन सोशल रिलेशन। तो इसे कहते हैं डिजिटल लोनलीनेस। और आज का हमारा टॉपिक इसी पे आधारित है, यानी डिजिटल अकेलापन। तो सरल भाषा में अगर कहें तो डिजिटल अकेलापन आखिर है क्या? तो देखिए, पहले क्या था कि आज से सालों पहले लोग अकेले थे। लोग अकेले थे, क्यों अकेले थे? कि लोगों की यानी जनसंख्या कम थी, तो लोगों के घरों में या आसपास कम लोग थे, तो लोग तन्हा या अकेलापन महसूस करते थे। अब महसूस करते थे, लेकिन आज क्या है? आज तो जनसंख्या, पूरी दुनिया की जनसंख्या 8 अरब पार कर चुकी है, जहाँ देखिए लोगों की भीड़ है। लेकिन क्या हुआ? इस भीड़ में सब एक दूसरे से कट चुके हैं, खो से गए हैं लोग। और खास करके डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड भी जिसे कहते हैं, तो इसके आने से लोग डिजिटली कनेक्ट तो हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं, और इसे ही कहा जाता है डिजिटल अकेलापन, डिजिटल लोनलीनेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे कि डिजिटल लोनलीनेस क्या है, इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मनोवैज्ञानिक पक्ष। उसके बाद हम देखेंगे समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है यानी समाज में रिश्तों पर, हमारे अकेलेपन पर, बच्चों पर, युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके आर्थिक और भू राजनीतिक पक्ष। ठीक है, उसके बाद हम फिलोसफिकल और मोरल एस्पेक्ट की भी चर्चा करेंगे, यानी दार्शनिक और नैतिक पक्ष को भी देखेंगे। और अंत में, जब चूंकि यह एक समस्या है तो इसका समाधान क्या है, आगे का रास्ता क्या है, हम उसकी भी चर्चा अंत में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत में करते हैं डिजिटल अकेलापन। तो ये है क्या? तो अगर सरल भाषा में कहें तो डिजिटल लोनलीनेस मीन्स डिजिटली कनेक्टेड बट इमोशनली डिस्कनेक्टेड। ठीक है, इमोशनली डिस्कनेक्टेड, ज़्यादा इसी में फोकस करें कि लोग, आज इंसान दुनिया में जुड़ा हुआ तो है लेकिन खुद से कटा हुआ है। आप याद करके देखिए कि आप अकेले में लास्ट टाइम अकेले में कितनी देर तक बैठे थे, और कितनी देर बैठे थे वो आपकी मजबूरी नहीं, आपकी स्वेच्छा से। तो इस डिजिटल वर्ल्ड, इस सोशल मीडिया के आने से क्या हुआ कि इंसान कनेक्टेड है। आज आप देखेंगे कि एक क्लिक पर हम हजारों मील दूर बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हैं, उसे मैसेज कर सकते हैं, उसे चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इमोशनली जुड़े हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। तो इसे ही कहा जाता है डिजिटल लोनलीनेस या डिजिटल अकेलापन। ठीक है, अब अकेलापन और एकांत, इसको मिक्स नहीं करना है। इसमें एक सूक्ष्म भेद है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब एकांत क्या है और अकेलापन क्या है, ये दो मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन दोनों का परिणाम एक ही होता है कि आप अकेले रहते हैं। लेकिन एकांत क्या है, इसे पॉजिटिव रूप में माना जाता है। क्यों पॉजिटिव रूप में माना जाता है? क्योंकि आप इसे चुनते हैं। जैसे आपने सुना होगा या आपको, हम सबको पता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि तप करते थे, तो तप करने के लिए वो एकांत ढूंढते थे।
जंगल में चले गए, पहाड़ों में चले गए, किसी गुफा में चले गए, तो वो क्या है, चुनाव। आज भी हमें जब डीप स्टडी करनी हो, आप किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप डीप रिसर्च कर रहे हैं, डीप स्टडी कर रहे हैं, तो उस समय भी आप एकांत ढूंढते हैं। और एकांत ढूंढते हैं तो ये क्या है, ये आपका चुनाव है। लेकिन अकेलापन क्या है, अकेलापन ये आपकी मजबूरी है और इसे नकारात्मक रूप में देखा जाता है, नेगेटिव। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि आपके आसपास कोई हो, कोई आपसे बात करने वाला हो, कोई आपको सुनने वाला हो या वाली हो, तो लेकिन क्या है कि आपके आसपास कोई नहीं होता। तो यही फर्क है एकांत में और अकेलेपन। इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे भूख और व्रत। भूख क्या है, ये आपकी मजबूरी है। मजबूरी कुछ भी हो सकती है। आपके घर में खाना हो, लेकिन मान लेते हैं कि आपके घर में खाना है लेकिन आपको बनाना नहीं है, तो आप भूखे रह जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। तो सभी जगह, अभी भी सब जगह तो ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, ज़्यादातर शहरों में अवेलेबल है। लेकिन अब दूसरी और भी वजह हो सकती है, आपकी जेब में पैसा है लेकिन आप किसी ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ कुछ खाने को उपलब्ध नहीं है, वो तो भी आप भूखे रह जाएंगे, वो आपकी मजबूरी है। लेकिन व्रत क्या है, ये आपका चुनाव है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, परिणाम दोनों का एक ही होता है कि आपके पेट में भोजन नहीं जाना। लेकिन व्रत क्या है, ये आपका चुनाव है। और व्रत को फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखा जाता है। व्रत रखकर भी इंसान दिन भर खुश रह सकता है, क्योंकि इंसान ने खुद चुना है। तो ठीक वैसे ही हम एकांत चुनते हैं, तो एकांत को चुनिए, अकेलेपन को नहीं। ठीक है, तो यही था। अब क्या है कि जैसा कि हमने देखा कि डिजिटली कनेक्टेड, अब डिजिटली कनेक्टेड है तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे हैं, तो एक क्लिक किया, दरवाजे पे सामान डिलीवर हो जाता है, समय बच गया। एक क्लिक किया, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। एक क्लिक किया, फूड डिलीवरी हो गई। एक क्लिक किया, घर बैठे टिकट बुक हो गए। और भी बहुत सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। एक क्लिक पे आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, एक क्लिक पे आप फी पेमेंट कर रहे हैं, और भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। लेकिन अब इसका एक नेगेटिव पहलू क्या उभर कर आया, तो एक नेगेटिव पहलू ये उभर कर आया कि इन कामों में जो लगने वाला समय था उसे तो हमने बचाया, लेकिन क्या हम उसका सही सदुपयोग कर पाए, तो इसका जवाब है नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ से आपके घर से आपको कोई सामान लाने जाना था और उसको लाने में आपके आधे घंटे खर्च होते या 1 घंटे खर्च होते। ऑनलाइन डिलीवरी हो गई दरवाजे पे, आपके आधे घंटे 1 घंटे बच गए। अब उस आधे घंटे या 1 घंटे का आपने क्या सही सदुपयोग किया, जवाब है नहीं। आप बेड पर लेटे थे, चेयर पर बैठे थे और मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे। तो यही इस डिजिटल वर्ल्ड की सब, यानी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हमने समय तो बचाया लेकिन उस समय का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे, उसको बर्बाद कर रहे हैं। किस पे, तो स्क्रीन पर। देखिए, स्क्रीन बुरी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन उसकी अति वो बुरी है। हम उस पर भी बात करेंगे। अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहला है डोपामाइन ट्रैप। ठीक है, तो डोपामाइन क्या है, तो ये हैप्पी हार्मोन है। हैप्पी हार्मोन है, जब हम खुश होते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, रसायन, और इसी को कहा जाता है डोपामाइन। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, सोशल मीडिया के आने से, स्पेशली रील कल्चर के आने से, तो अब इंसानी दिमाग को डोपामाइन ट्रिगर या डोपामाइन की आदत लग चुकी है। और कैसे, तो इंस्टेंट डोपामाइन। रील, एक रील के एक जोक पर आप हंसे, आपकी हंसी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि आप दूसरा स्क्रॉल कर चुके हैं, दूसरे को आपने ढंग से देखा भी नहीं कि तीसरा स्क्रॉल कर चुके हैं। और ये अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक आप थक नहीं जाते या आपकी बैटरी डाउन नहीं होती फोन की। तो ये है डोपामाइन ट्रैप। इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा यानी इंसानी दिमाग। ठीक है, अमूमन आपको पता होगा इंसानी दिमाग का वजन कितना होता है, लगभग 400 ग्राम। ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है, इसे कहते हैं एमिगडाला। ठीक है, एमिगडाला, तो ये क्या है, इसका आकार लगभग, आपने आमंड देखा है, बादाम, उसी आकार का होता है। अब ये क्या है, तो ये फियर एंड थ्रेट डिटेक्शन सेंटर। ठीक है, हमारे दिमाग को डर या किसी
तरह के खतरे की आहट इसी हिस्से से होती है, ठीक है। और इसी से जुड़ा हमारा साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन है, जैसे फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब इसी से जुड़े हैं, ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि फियर और डिटेक्शन, थ्रेट डिटेक्शन सेंटर कैसे। तो मान लेते हैं अगर आपको पानी से डर लगता है, आपको तैरना नहीं आता, तो आपका दिमाग आपको कभी भी पानी के पास नहीं ले जाएगा। पानी इन द सेंस नल के कहने का मतलब नहीं है कि किसी बड़े, जैसे कोई नदी हो, नहर हो, तो वहां आपको नहीं ले जाएगा, आपको जाने से डर लगेगा। तो वो कहाँ से कंट्रोल होता है, वो फियर कहाँ से कंट्रोल होता है, तो इसी से, एमिगडाला से, ठीक है। अब ये देखिए, ये है डोपामाइन लूप ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक खत्म भी नहीं हुआ था कि और दूसरा आपने स्क्रॉल कर दिया, तो ये क्या है, ये रिवार्ड सिग्नल है। रिवार्ड सिग्नल यानी दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता रहता है और वो आपको एक तरह से कहें कि लालच देता रहता है कि हाँ, इसके बाद अगला जो आएगा वो अच्छा होगा। दुनिया में बैठा कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस रील के बाद अगली रील कौन सी आने वाली है। अगर आपको ना यकीन हो तो आप ट्राई कर लीजिए। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अगली इस रील के बाद अगली रील कौन सी होगी। तो इसलिए क्या है कि रिवार्ड सिग्नल, दिमाग रिवार्ड सिग्नल भेजता है कि हाँ, इसके बाद अच्छा आने वाला है, और इसी में आप कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करते जाते हैं, ठीक है। दूसरा है क्या है, ये है डोपामाइन रिलीज। तो ऑब्वियसली जब रिवार्ड सिग्नल भेजेगा तो आप उसी अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, तो फिर आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, गोल सीकिंग बिहेवियर। तो ये दिमाग का हमारा अगला हिस्सा है, सामने का हिस्सा, तो इसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये क्या करता है, ये गोल सीकिंग बिहेवियर यानी एक लक्ष्य तय करता है। लक्ष्य तय कैसे, तो वर्चुअल गोल, ठीक है। जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं या वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, तो आपका जो गोल होगा वो भी वर्चुअल ही होगा, ठीक है। इसके बाद फिर चौथा आता है, ये है एंटीसिपेशन ऑफ सोशल रिवार्ड और फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो यहाँ दो बातें हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई पोस्ट देखा या कोई पोस्ट अपलोड किया, तो वहाँ दो चीज़ होती है। आपको लगता है कि सामने वाला लाइक करेगा, ज़्यादातर तो हम अपना पोस्ट इसलिए डालते हैं कि लोग लाइक करें, ठीक है। साथ ही साथ कुछ डर भी होता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट ना आ जाए। तो दोनों है यहाँ, क्या है, रिवार्ड और फियर दोनों, ठीक है। साथ ही साथ अब डोपामाइन रिवार्ड लूप, फिर यह चक्र चलता ही रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और इस तरह से आप इस डोपामाइन लूप में या ट्रैप में फंस सकते हैं। और देख लेते हैं दूसरा क्या है, सोशल कंपैरिजन। तो सोशल मीडिया के आने से जो सबसे ज़्यादा चीज़ बढ़ी है उसका नाम है सोशल कंपैरिजन, सामाजिक तुलना। आज हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पर अपने आप को लग्जरियस, या यूँ कहें अपना लग्जरियस लाइफ शो कर रहा है। लग्जरियस लाइफ कैसे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, फॉरेन टूर या नेशनल और इंटरनेशनल टूर, ठीक है। यानी पूरी दुनिया को बताना है कि मुझसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा लग्जरियस पर्सन कोई नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है किसी सोशल कंपैरिजन की। और आपको लगता है या दूसरे जो व्यक्ति उसे देखते हैं तो उन सबको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ हमसे बेहतर है, जबकि पर्दे के पीछे का सच आपको नहीं पता है, ठीक है। हो सकता है उसने बड़ी गाड़ी खरीदी हो EMI पर, लोन पर, और उस किस्त को भरने में उसकी जान जा रही हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। और ये सोशल कंपैरिजन का सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है वो इंसानी दिमाग पर क्या, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को कम आंकना। जैसा कि मैंने कहा कि आपके किसी मित्र ने कोई बड़ी गाड़ी खरीदी, तो अब उसकी इनकम आपसे ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी खरीदेगा, आपकी इनकम कम है तो आप छोटी खरीदेंगे। तो आप ये सब भूल कर आप क्या करते हैं, अपने आप को उससे कंपेयर करने लगते हैं और एक रेस सी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगला है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। तो कुछ छूट जाने का डर क्या है, जैसे
मान लेते हैं कि आप कुछ घंटे या किसी वजह से एक दिन, जो आज के समय में नामुमकिन सा लगता है, इंसान बिना खाए रह सकता है लेकिन बिना सोशल मीडिया के नहीं रह सकता, ये सबसे बड़ी सच्चाई है आज के जीवन में। तो किसी कारणवश, चाहे आप काम में व्यस्त थे और कोई मजबूरी रही, तो किसी कारणवश आप कुछ घंटे ऑनलाइन नहीं आए या एक दिन ऑनलाइन नहीं आए, तो आपको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत कुछ छूट गया, और इसी को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का। जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। आप यकीन मानिए, थोड़ी देर के लिए आपको बेचैनी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसके आदी होंगे, कम ऑनलाइन आएंगे, लोगों की निजी जिंदगी में झांकना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, आप उतने शांत पाएंगे अपने आप को। आपकी खुशी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर देना है, ऐसे वो छोटा वाला फोन खरीद देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया की जरूरत है, लेकिन उसका मीनिंगफुल यूज होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्या है, इस सोशल मीडिया के यानी डिजिटल वर्ल्ड के आने से एक चीज जो सबसे ज्यादा असर कर गई है इंसानी दिमाग को, वो है इंसान का ध्यान, इंसान के ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, कंसंट्रेशन पावर, इसे अटेंशन, और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसे कहते हैं अटेंशन फ्रेगमेंटेशन या कंसंट्रेशन फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ध्यान का विखंडन। जैसे अब रील कल्चर आया, तो अमूमन आप देखेंगे कि हर एक रील का जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 60 सेकेंड, मैक्सिमम, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो और कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैक्सिमम ड्यूरेशन एक रील की है वो है 60 सेकेंड की, कुछ की तो 10 सेकेंड भी है। और अपवाद की बात छोड़ दें, एजुकेशनल या कोई मीनिंगफुल शॉर्ट्स है तो उसकी कुछ ड्यूरेशन लंबी है, अदरवाइज मैक्सिमम की जो लंबाई है, जो अंतराल है, वो 60 सेकेंड है। अब सोच कर देखिए, अब यहाँ आपको तुलना करना है अपने दिमाग को गोल्ड फिश है। गोल्ड फिश आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो अब उसकी गोल्ड फिश की जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो काफ़ी कम होती है, और आपको पता है वो कितनी होती है? वो होती है महज 10 सेकेंड। बिल्कुल सही सुना आपने। गोल्ड फिश का जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो कितना होता है? महज 10 सेकेंड। वो मैक्सिमम 10 सेकेंड किसी चीज़ पर अपना ध्यान टिका सकती है। अब सोच कर देखिए, हमारे पास यानी धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी, सब में से ज़्यादा विकसित, सबसे तर्कपूर्ण, लॉजिकल माइंड किसके पास है? हमारे पास, मनुष्य के पास। तो हमारी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और है भी, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया है? बिल्कुल ऐसा। अब ये जो कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है ये बिल्कुल नीचे की ओर जा रहा है। अगर आपको यकीन ना हो कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा है या कम हो चुका है, तो आप क्या करिए, आप किसी भी बुक का एक पेज निकाल लीजिए। मान लेते हैं उस पेज पे 1000 वर्ड है। अब आप पाएंगे कि जब उस पेज को आप पढ़ रहे थे और 1000 वर्ड का वो था, ठीक, तो उस एक पेज को पढ़ने में आपको काफी लंबा समय लग रहा है, बार बार ध्यान भटक रहा है। इसे ही कहते हैं अटेंशन फ्रेगमेंटेशन या कंसंट्रेशन फ्रेगमेंटेशन। और एवरी टाइम एवरीवेयर वी आर प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कैसे? तो उनमें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका स्क्रीन। लोग फिजिकल बुक को छोड़कर पीडीएफ में पढ़ने लगे हैं। लोगों को लगता है हम पैसे बचा रहे हैं। आप यकीन मानिए, आप पैसे नहीं, हाँ ठीक है, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही है, कुछ जगह अवेलेबल नहीं है या हर बुक आप खरीद नहीं सकते, लेकिन फिर भी फिजिकल बुक पे ज़्यादा वो एक ह्यूमन टच, ह्यूमन फीलिंग देती है। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं अगले एस्पेक्ट पर। अब समाज पर असर देखिए कि इस डिजिटल लोनलीनेस का समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या असर पड़ा है। तो इनमें से सबसे पहला है और जो सबसे जरूरी है वो है फैमिली डिस्कनेक्शन, परिवार या पारिवारिक वियोग। फैमिली डिस्कनेक्शन कैसे? पहले आप देखते होंगे कि एक घर में अगर 5 लोग हैं, ठीक है, तो ये 5 लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। खाना खाते थे तो खाना खाने के दौरान हंसी मजाक भी होती थी, बातचीत भी होती थी। अभी गिने चुने परिवारों में ऐसा होता है, गिने चुने परिवारों में। अगर उस परिवार के मुखिया अगर स्ट्रिक्ट हैं, तो स्ट्रिक्ट है इन द सेंस की, जैसे कुछ फैमिली वालों ने जो थोड़े समझदार हैं, उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि डाइनिंग टेबल पर कोई फोन यूज नहीं करेगा, तो वहां बातचीत हो जाती है। लेकिन आप ज्यादातर जगहों पर देखेंगे, इवन आप होटल रेस्टोरेंट कहीं भी आप चले जाए, तो खाना जैसे ही आता है सबसे पहले तो लोग फोटो निकालते हैं उसकी, सोशल दुनिया को दिखाना है कि आज मैं क्या खा रहा हूँ, क्या खा रही हूँ।
ठीक है। तो ये क्या है, ये इससे क्या हुआ, लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। परिवार में भी अगर 4 लोग खाना खा रहे हैं तो उनमें से मिनिमम 2 लोग तो फोन चला रहे हैं खाते वक्त, ना उन्हें खाने का ध्यान है और ना ही दूसरे लोगों का ध्यान। ये एक तरह से आप दूसरों का डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, अपमान भी कर रहे हैं। तो इस तरह से फैमिली डिसकनेक्टेड होता है जा रही है, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से अलग होते जा रहा है। कैसे? इमोशनली, इसे कहते हैं इमोशनल डिसकनेक्शन, ठीक है, या इसे इमोशनल डिस्टेंस भी कहते हैं, भावनात्मक दूरी। और आज ये इसका ग्राफ पीक पर है, इमोशनल डिस्टेंस का। और इसकी कई सारी वजह है। और जैसे कि मैंने कहा कि इमोशनल डिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह होती है कि बात ना करना। आप किसी रिश्ते में अगर दूरी आती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि 2 लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है। अगला है फेक रिलेशनशिप। फेक रिलेशनशिप कैसे? इंस्टेंट फ्रेंडशिप, इंस्टेंट ब्रेकअप, इसे ही कहते हैं फेक रिलेशनशिप। रिश्तों का महत्व या जो इमोशनल या रिलेशन वैल्यू था वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन कर, रिश्तों की अहमियत खत्म होती जा रही है। अब एक और चीज उभर कर आई है, ये क्या है? लोनलीनेस, ठीक है, एपिडेमिक, यानी अकेलेपन की महामारी। तो जैसा कि हमने उस तस्वीर में देखा, लगभग हर ज्यादातर व्यक्ति की वही दशा है, अंधेरे कमरे में पड़े हैं और फोन पर या डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड है और मानसिक रूप से अकेले हैं। तो इसी को कहा जा रहा है लोनलीनेस एपिडेमिक। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विकसित देशों में ये और भी ज्यादा है। जैसे कि जापान जैसे विकसित देश में युवा अपने आप को कमरे में बंद कर चुके हैं, कोई बाहर घूमना फिरना निकलना कुछ नहीं, स्क्रीन से चिपके रहो। और भी विकसित देशों का यही हाल है और बुरा हाल है। इसी को कहते हैं लोनलीनेस एपिडेमिक। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ विकसित देश ने इसको हैंडल करने के लिए अलग से मिनिस्ट्री तक बना दी है, ठीक है। जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसने क्या किया है कि अलग से एक मिनिस्ट्री ही बना दी है। इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। बिल्कुल ठीक सुना आपने, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, ठीक है। और ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया है 2018 में, आज से 8 साल पहले, ठीक है। जापान भी पीछे रहने वाला नहीं था, तो जापान में भी अलग से मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनाई गई। और ये बनाया गया कब? तो ये बनाया गया था फरवरी 2021 में। सोच कर देखिए कि ये अकेलेपन की महामारी कितनी खतरनाक हो चुकी है और किस लेवल पर बढ़ चुकी है कि इसके लिए अलग से एक मंत्रालय का गठन किया गया है। और इनका काम क्या है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस का? तो जो लोग डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, सुसाइडल थॉट से गुजर रहे हैं उनको कन्विंस, उनको उनकी काउंसलिंग करना, उनको जिंदगी के मायने समझाना, उनको बेहतर जीवन जीने के तरीके सिखाना, उनको अकेलेपन से बाहर निकालना। ये स्थिति है। और भी दूसरे देश हैं जैसे यूएई है, तो यूएई में अलग से मिनिस्ट्री तो नहीं बनाई गई है, लेकिन एक अलग से डिपार्टमेंट जिसको कहा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हैप्पीनेस, वो भी इसी से जुड़ा है, ऐसा ही मिलता जुलता काम करता है, ठीक है। तो ये है इमोशनल और या क्या है लोनलीनेस एपिडेमिक। आखिरी चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, ये अगर इस डिजिटल वर्ल्ड के डेवलप होने से, ठीक है, और डिजिटल वर्ल्ड के आने से सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है तो उनमें से सबसे ज़्यादा यही है बच्चे और किशोर, ठीक है। और किशोरों में कौन? तो जिन्हें हम आज जेन जी कहते हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा। बच्चे भी अछूते नहीं हैं। बच्चे अछूते कैसे नहीं हैं? तो आप आज से 20 साल पहले के बच्चों को इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। तो 20 साल के बच्चे क्या होते थे? आज से 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चे घर में गलियों में खेलते थे, बच्चों का शोर सुनाई देता था। आज कहीं बच्चों की शोर सुनाई नहीं देती, बच्चे स्क्रीन से चिपके पड़े हैं। आउटडोर गेम के बदले इवन इंडोर गेम भी, तो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल शरीर तो हिलता है कम से कम, बच्चे हंसते खेलते तो हैं, लेकिन बच्चे भी, छोटे बच्चे भी स्क्रीन से चिपके हैं, कार्टून देख रहे हैं इवन। और हद, उससे भी ज्यादा हद तो ये हो गई है कि छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने ठीक से चलना भी नहीं सीखा, मोबाइल देखकर खाना खा रहे हैं। इससे बड़ी दुखद बात क्या सोचती?
अब आगे चलते हैं। तो अब इसका जो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, आर्थिक और भू राजनीतिक पक्ष, तो इनमें से सबसे पहला है एल्गोरिदमिक कंट्रोल। देखिए एल्गोरिदमिक कंट्रोल क्या है, तो आपको पता होगा कि जितने भी सोशल मीडिया है, ऐसा मैंने शॉर्ट में लिख दिया सोशल मीडिया, ठीक है, जितने भी चाहे यूट्यूब हो और जितने भी है, तो इनके एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि लोगों को 24 घंटे इंगेज रखना है। जैसे रील कल्चर है, वो एंडलेस है, अनंत है। आप यकीन मानिए, आप आज सुबह से स्टार्ट करेंगे, अगले दिन सुबह तक आप स्क्रॉल करते रहेंगे, वो खत्म नहीं होगा। तो ये है एल्गोरिदमिक कंट्रोल, यानी लोग क्या देखें क्या सोचें, ठीक है, ये एल्गोरिदम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप कहें तो हम टेक्नोलॉजी के एक तरह से गुलाम बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। आपने देखा होगा कि कई बार आपने मन में कोई मूवी सोची, कई बार या बोला, और आपके सामने वो मूवी आ जाती है। आप में से कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा और आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि ये कैसे हुआ। तो वहां काम कर रहा है एल्गोरिदम, और यही है एल्गोरिदमिक कंट्रोल। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपने किसी ऑनलाइन ऐप पर कोई चीज सर्च कर ली, अब उसको बंद करने के बाद अब जितने भी दूसरे ऐप आप खोलेंगे और उसमें जो ऐड आएगा वहां वो चीज आपको दिखने लगती है, वो भी एल्गोरिदमिक कंट्रोल है। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सोचेंगे और क्या देखेंगे या क्या सुनेंगे, वो एल्गोरिदम डिसाइड कर रहे हैं। इसी को कहते हैं एल्गोरिदमिक कंट्रोल, ठीक है। डाटा इज द न्यू फ्यूल। जो डाटा है वो नया ईंधन बन चुका है। कैसे? यहाँ डाटा आपके मोबाइल डाटा से मतलब नहीं है, यहाँ आंकड़े। आंकड़े कैसे? तो आप जैसे कोई ऐप यूज करते हैं, कोई आपने सर्विस यूज किया, तो उसमें रेटिंग आती है, आप रेटिंग देते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, तो उन सभी डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, और कंपनियां एक दूसरे से बेच रही हैं, खरीद रही हैं ऐसे डाटा से। मान लेते हैं कि कोई ऐप है जो मेडिसिन बेचती है, ठीक है, फार्मा ऐप है मान लेते हैं। अब इस ऐप पर क्या हुआ कि 1 लाख लोगों ने डायबिटीज से रिलेटेड कोई दवाई खरीदी। तो अब इस ऐप पर यह डाटा तो अवेलेबल है कि 1 लाख लोगों ने डायबिटीज की दवाई खरीदी। अब यही डाटा दूसरी कंपनी किसी वाई कंपनी को बेच दी जाएगी, या वाई कंपनी इस कंपनी एक्स से बोलेगी कि भाई मुझे इन 1 लाख लोगों का डाटा चाहिए, ठीक है। इवन आप शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग स्टोर भी आपके मोबाइल, ईमेल, ये सारी चीजें ली जाती है, वो भी क्या है? डाटा कलेक्शन, ठीक है। तो डाटा इज द न्यू फ्यूल नाउ, ठीक है। अगला पोलराइजेशन एंड रेजोनेंस चैम्बर। तो पोलराइजेशन क्या है? ध्रुवीकरण और प्रतिध्वनि कक्ष। तो पोलराइजेशन कैसे होता है? तो देखिए, सोशल मीडिया जब आप यूज करते हैं तो तरह तरह अब यानी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड चीजें आपके सामने आती है, और उसी से फिर शुरुआत होती है। अलग अलग टॉपिक, जैसे चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, कुछ भी हो सकता है। मान लेते कोई टॉपिक है एक्स, ठीक। अब हर टॉपिक के 2 पक्ष तो होते हैं, ठीक है। ऐसे अमूमन तो 3 पक्ष होते हैं, एक होता है नेगेटिव पक्ष, पॉजिटिव पक्ष, एक होता है न्यूट्रल, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव पक्ष, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक और न्यूट्रल, ठीक है, यानी ना हाँ ना ना, ठीक है। तो अब किसी टॉपिक पर लोगों का बढ़ना संभव है, लोग बढ़ जाते हैं, और इसी को कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। और ये भी आया है किसके? तो डिजिटल वर्ल्ड के आने से पोलराइजेशन, लोगों में ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ आइसोलेशन। तो एआई हम सभी यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, एटलीस्ट चैट जीपीटी तो सभी यूज कर रहे हैं आजकल, इवन स्कूल के बच्चे भी। तो एआई, देखिए एआई गलत नहीं है दुनिया, जैसा कि मैंने कहा कि कोई टेक्नोलॉजी, कोई उपकरण, कोई कुछ भी बुरी नहीं होती अगर आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें तो। लेकिन क्या हो रहा है कि लोग छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे कैलकुलेटर जब बना, कैलकुलेटर का जब आविष्कार हुआ और धीरे धीरे जब वो आम लोगों के हाथों में पहुंचा, आज तो मुश्किल से 150 रुपए में एक अच्छा कैलकुलेटर मिल जाता है। तो अब क्या, या इवन सबके मोबाइल में तो है। दुकानदार या जो बिजनेस करते हैं वो तो बिना कैलकुलेटर के अपना बिजनेस सोच भी नहीं सकते। तो कैलकुलेटर के आने से क्या हुआ था कि लोगों ने जो कैलकुलेशन था वो करना बिल्कुल कम कर दिया। आज स्थिति ऐसी है कि 2 गुना 4 भी लोग कैलकुलेटर से करते हैं और देखते हैं कि हाँ 8 होता है।
और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ठीक वैसे ही एआई, हमने छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी एआई को यूज़ करना शुरू कर दिया। हम एआई को गूगल की तरह यूज़ कर रहे हैं। एआई को एआई को हमने अपने माइंड को की जगह दे दी। की जगह कैसे दे दी? अपने माइंड की जगह हम एआई यूज़ कर रहे हैं। छोटा सा कोई सवाल है, एआई से पूछ लिया, चैट जीपीटी से पूछ लिया, सोचना ही नहीं। इससे क्या हो रहा है? तो हमारा जो लॉजिकल सेक्शन है, ठीक है, वो डिक्लाइन पे है, उसका पतन हो रहा है। हमारी जो तर्क वितर्क करने की शक्ति थी, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड था, इमोशनल इंटेलिजेंस था, वो कम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। और फ्यूचर ऑफ आइसोलेशन, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करती जाएगी, तो आने वाले समय में आइसोलेशन, ये जो अकेलापन है, अलगाव, ये और बढ़ता जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब फिलोसफिकल और मोरल एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिलोसफिकल एस्पेक्ट में ये बस देखना है कि जैसे कि फिलोसफर्स कहते हैं, दार्शनिक दार्शनिक क्या कहते हैं? तो दार्शनिक हमेशा इससे ये कहते आए हैं कि इंसान इंफॉर्मेशन से नहीं बल्कि मीनिंग से जीता है। मीनिंग से यानी आपको सूचनाओं का भंडार नहीं लगाना, आपको अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है। तो अर्थपूर्ण कैसे बनाएंगे? जब आपके पास ज्ञान होगा। और आज की दुनिया में क्या है, लोग इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। आपके पास पल पल की छोटी जानकारी आपके पास अवेलेबल है। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ओवरलोड यानी जिसकी जरूरत नहीं थी वो आप पे लाद दी जा रही है, थोपी जा रही है। आपने देखा होगा कि इवन न्यूज चैनल पे या और एक घटना को लेकर इतनी छोटी छोटी बारीकियां दिखाई जाती हैं, आप और लोग उसे देखते भी हैं। तो वो क्या है? वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक है, तो आपको उससे बचना है। तो इसमें सबसे पहला क्या है? तो अब पहला पक्ष है कि कट ऑफ फ्रॉम नेचर, प्रकृति से अलगाव। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीवन कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण होना चाहिए, ना कि इंफॉर्मेटिव। लाइफ शुड बी मीनिंगफुल, नॉट इंफॉर्मेशनफुल, राइट? तो कट ऑफ फ्रॉम नेचर सबसे पहले। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हम प्रकृति से अलग होते गए। प्रकृति से अलग होते गए यानी हम प्रकृति, यहाँ सब कुछ है, धूप, पानी, हवा, जंगल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ। अब याद करके देखिए, आप लास्ट टाइम किसी पेड़ के नीचे कब बैठे थे? शायद आप बता पाए। अपवाद की मैं बात कर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप शायद बता पाए। तो इसकी वजह क्या है? प्रकृति से अलगाव, प्रकृति से बिछड़ना। अब लोग बारिश का मजा लेना भूल गए। खुली हवा में लोग सांस लेना नहीं चाहते, एसी के बंद कमरे में बैठे हैं। हाँ ठीक है, गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन वो कुछ घंटे या कुछ दिन। ठीक है, अगला है एग्जिस्टेंशियल वॉइड, अस्तित्वगत शून्यता। तो जैसा हमने कहा, उस टॉपिक पे चर्चा की थी, सोशल कंपैरिजन पे। ठीक है, तो सोशल कंपैरिजन जब हम करते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है, हीनता की भावना हमारे अंदर, और फिर हमें लगता है कि हमें हमारा अस्तित्व खतरे में है। यानी अगर मेरे पास बड़ा घर नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, मैं फॉरेन टूर पे नहीं जा रहा या नहीं जा रही, तो मेरी जो लाइफ है वो खतरे में है, मेरा अस्तित्व खतरे में है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब नैतिक सवाल, जो नैतिक सवाल, अब नैतिक सवाल क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अगर टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव रूप लें, तो ये इट इज़ आवर सर्वेंट। टेक्नोलॉजी, तकनीक जो है वो हमारा सेवक है। ठीक है, लेकिन हो क्या गया है, हम सोच रहे हैं कि अगर हम सुधरना चाह रहे हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें, तो ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी इज द प्रॉब्लम। बट एक्चुअल थिंग इज टेक्नोलॉजी इज नॉट द प्रॉब्लम, बट इट्स अनकंट्रोल्ड यूज इज द प्रॉब्लम। किसी चीज की अति वो बुरी होती है। ठीक है, तो आपको टेक्नोलॉजी को बंद नहीं करना है। आज से ये नहीं करना है कि अपने फोन को कचरे के डब्बे में फेंक देना है। ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल वे में यूज करना है, वो हम देखेंगे डिजिटल डिसिप्लिन। ठीक है, अब कुछ समस्या का समाधान भी देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहला है, समाधान क्या है, आगे का रास्ता क्या है? तो सबसे पहला है डिजिटल डिसिप्लिन, डिजिटल अनुशासन।
तो अनुशासन का अर्थ क्या होता है कि अपने आप को नियमों से बांध देना। ठीक है, अनुशासन का मतलब हम सब जानते तो होंगे, स्कूल से लेकर बचपन से लेकर आज तक हम तरह तरह जगह अनुशासन को फॉलो करते आए। ठीक है, तो अब आपको डिजिटल वर्ल्ड में डिसिप्लिन बनना है। कैसे डिजिटल वर्ल्ड में डिसिप्लिन बनना है? तो आपको डिसिप्लिन ये बनाना है कि मैं इस समय, जैसे कहने का मतलब है कि खाते वक्त मैं फोन नहीं चलाऊंगा या नहीं चलाऊंगा, तो ये हो गया डिजिटल डिसिप्लिन। ठीक है, और इन्हीं में से एक टर्म निकल कर आता है, ठीक, इसे कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। ठीक, तो डिटॉक्स का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने ये वर्ड सुना हो, बॉडी डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स यानी हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मैटर या अनवांटेड मैटर्स, उनको अपने शरीर से हटाना, बाहर निकालना, तो वो कहलाता है बॉडी डिटॉक्स। ठीक वैसे ही डिजिटल डिटॉक्स होता है। डिजिटल डिटॉक्स क्या है? तो आपको कुछ अनवांटेड चीजें, इंफॉर्मेशन, वो आपको अपने डिजिटल वर्ल्ड से हटानी है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको जरूरत नहीं है 24 घंटे ऑनलाइन रहने की। कोई कुछ नहीं बदलने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ रूल्स बनाइए, जैसे ड्यूरिंग फूड एंड स्लीप। ठीक है, फूड एंड स्लीप, खाते वक्त फोन नहीं चलाना है। हाल ही में मैंने एक मशहूर अभिनेता का इंटरव्यू पढ़ा, आप उनका नाम जानते हैं, आर माधवन, रंगनाथन माधवन। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं सोने के 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटा बाद अपने फोन को टच भी नहीं करता। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डिसिप्लिन। आप ये कल से फॉलो कर सकते हैं, आज से फॉलो कर सकते हैं कि बेड पे जाने के 1 घंटे पहले से मुझे फोन को हाथ नहीं लगाना, और सुबह को उठने के 1 घंटे बाद तक फोन को हाथ नहीं लगाना। नो मोर लेट नाइट स्क्रीन, नो मोर फोन विथ मॉर्निंग। ठीक है, सुबह फोन नहीं चलाना है और सोने से पहले फोन नहीं चलाना। तो ये क्या है? ये डिजिटल डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है, इसे डिजिटल डिटॉक्स भी है। और भी कुछ जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी हर चीज डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे अपलोड मत कीजिए। अपनी प्राइवेसी बनाई रखिए, सिक्रेसी बनाई रखिए, इसे आप ही का हित है। वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो अपनी हर जरूरी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर मत किया, और शेयर करने ना शेयर करना है, और सबकी जिंदगी में झांकना भी बंद कर दीजिए। वो भी हम शेयर कम करते हैं और झांकते ज्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप डिजिटली डिसिप्लिन्ड बन पाएंगे। अगला है रियल कन्वर्सेशन। ठीक है, रियल कन्वर्सेशन यानी फेस टू फेस। ठीक है, फेस टू फेस आपको बात करनी है। एटलीस्ट आप कॉल करके लोगों से बात करना सीखिए। ठीक है, जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ, आम लोगों तक इसकी पहुंच हुई, तो लोगों ने क्या हुआ कि लोग एक दूसरे से बात करने लगे। अब बात करने लगे तो फिर उसका भी फिर मिसयूज होने लगा। पड़ोसी भी एक दूसरे को फोन करके फोन पर ही बात करने लगे थे। और अभी तो स्थिति ऐसी है कि लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाला व्यक्ति सेकंड फ्लोर पर रहने वाले व्यक्ति से फोन पर बात करता है, कुछ जरूरी होने। 10 सीढ़ियां तो ऊपर चढ़नी है या 10 सीढ़ियां तो उतरनी है। तो इसीलिए रियल कन्वर्सेशन पे फोकस करिए, फेस टू फेस बात करिए। ठीक है, सोशल गैदरिंग को पॉजिटिव बनाइए। वहाँ आपको किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करनी है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है। वहाँ कुछ ऐसी बातें जो दूसरों को अच्छी लगे और आपको अच्छी लगे, वैसी बातें करनी है। ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, आपका ऑफिस हो, घर हो या पार्क हो या और कोई भी सोशल गैदरिंग वहाँ हो सकती है। अगला रिटर्न टू नेचर। तो नदी, पेड़, पहाड़, ठीक है, पशु पक्षी, इनकी ओर लौट कोशिश करिए कि हम एटलीस्ट, अगर आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, पार्क वगैरह है, तो किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठिए, पार्क में घूमिए, प्रकृति से जुड़िए। इतना भी आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। इससे आपको एक अलग सी खुशी मिलती है। आप यकीन मानिए, एक पौधे को पानी देना इतनी खुशी देगा जैसे किसी इंसान से बात करना। एक पौधे की केयर करना एक इंसान की केयर करने जितनी है। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ 2-4 पौधे रख सकते हैं। आप स्टडी टेबल पे छोटे छोटे पौधे रख सकते हैं, एटलीस्ट 1-2 तो रख ही सकते हैं। ये सारे पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं। और लास्ट, टेक्नोलॉजी विथ बैलेंस। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की, जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी इज नॉट द प्रॉब्लम बट इट्स एक्सेसिव यूज
और मिस यूज इज। तो तकनीक समस्या नहीं है, इसकी अति वो समस्या है। तो इसकी समस्या का समाधान क्या है? तो ये पहला डिजिटल डिसिप्लिन। आपको डिजिटल रूप से अनुशासित बनना है। आपको फिक्स कर लेना है कि नहीं, मैं इतने देर से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दूंगा या नहीं दूंगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा किया जिसका नाम था डिजिटल लोनलीनेस। आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा? आप अपने विचार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हो, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं पर्सनली उसके का जवाब देने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो जो सोशल यानी हमारे समाज से, हमारे साइकोलॉजी से, फिलॉसफी से या और किसी टॉपिक से जुड़ा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखने के लिए धन्यवाद।